हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे कारक प्रकरणम। क्या पढ़ रहे थे? कारक प्रकरणम। कारक प्रकरण में हमने सबसे पहले कारक किसे कहते हैं ये जान लिया, कारक शब्द कैसे बनना वो देख लिया। ये सब हमने पुराने क्लासेस में देख लिया दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे कर्म कारक। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति। उससे पहले हमने 6 सूत्र पुराने क्लास में अच्छी तरह से देख लिए हैं। कौन कौन से देखे, एक बार उनका रिवीजन कर लेते हैं। सूत्र नंबर हमने पहला देखा था अपन ने कर्मणि द्वितीय। कौन सा देखा था? कर्मणि द्वितीय। कर्मणि द्वितीय अनुक्त कर्मणि द्वितीय से अर्थात अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। यह सूत्र हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। आप जाके पुराने क्लास देख सकते हैं अगर अभी तक क्लासें नहीं देखी है तो। और दूसरा सूत्र हमने पढ़ा था कर्तुरिष्टतमं कर्म। कर्तुः क्रियाया अपतुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। अर्थात कर्ता की प्रधानतम अभिलाषा जिस विषय में हो उसमें कर्म संज्ञा होती है कर्मणि द्वितीय सूत्र से। ठीक है दोस्तों, ये भी सूत्र हमने अच्छी तरह से नेक्स्ट पुराने क्लास में देख लिया, एक बार आप जाके देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था अधिसिंग अस्तासाम कर्म। अधिसिंग अस्तासाम कर्म सूत्र का मतलब है अधि उपसर्ग के बाद सिंह अस्था आस धातु हो तो आधार में कर्म संज्ञा होती है। अर्थात जहाँ पर सोने अथवा बैठने की क्रिया हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। ये सूत्र भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया उदाहरण सहित, आप जाके पुराने क्लास देख सकते हो। उसके बाद हमने देखा था अकथितम छ। इसमें कारक अपादान संप्रदान करण अधिकरण कारक से जिस कथन की इच्छा नहीं होती उस अविवक्षित कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यह नियम दुह याच पच दंड रुद्ध प्रच छी प्रू शास जी मत मुश नि री कृष वह इन 16 धातुओं के योग में होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने पढ़ा था, कौन सा सूत्र पढ़ा था? उसके बाद हमने उपानवद्यांग वस। उपानवद्यांग वस यानी वस धातु के पूर्व उप अनु अधि आंग उपसर्ग हो तो आधार की कर्म संज्ञा होती है। ये भी हमने पढ़ लिया। उसके बाद हमने देखा था अभुक्तर्तस्य न, यानी अभुक्तर्तस्य न का मतलब होता है कि वस धातु के पूर्व उप उपसर्ग हो परंतु उपवास मतलब भोजन नहीं करना अर्थ प्रकट हो तो जहाँ पर उपवास करने की क्रिया हो उसमें आधार की कर्म संज्ञा न होकर अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति होगी। यहाँ तक हमने दोस्तों पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सूत्र नंबर 7वां। कौन सा? 7वां सूत्र है आपका अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। अर्थात अभितः, अभितः का मतलब होता है दोनों ओर या दोनों तरफ। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। समया, समया का मतलब निकट या पास। निक्सा, निक्सा का मतलब भी होता है निकट, पास या समीप। हाँ, हा का मतलब होता है निंदा, दुख या पश्चाताप। प्रति, की ओर या की तरफ। इन 6 अवयवों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अर्थात ये सूत्र अपने को बता रहा है कि अभितः परितः, अभितः परितः समया निक्सा हा और प्रति, इन 6 अवयव के योग में हमें द्वितीय विभक्ति करनी है। अर्थात जिसके दोनों ओर, जिसके निकट या पास, जिसके प्रति पश्चाताप, जिसकी ओर या तरफ अर्थ प्रकट हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। मतलब क्या है? जिसके दोनों ओर, जिसके निकट या पास, जिसके प्रति पश्चाताप हो या जिसकी ओर हो या तरफ अर्थ प्रकट हो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपके सामने पहला हो, अब यह है अभितः। कौन सा है? अभितः। अभितः का मतलब होता है दोनों ओर या दोनों तरफ। आपके सामने उदाहरण है विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है। विद्यालय के दोनों ओर पेड़ है तो यहाँ पे क्या है?
जिसके दोनों ओर, जिसके निकट या पास, जिसके प्रति पश्चाताप, जिसकी ओर या तरफ अर्थ प्रकट हो, उसमें द्वितीय विभक्ति करनी है अपने को। तो जिसके दोनों ओर, किसके दोनों ओर है? विद्यालय के दोनों ओर है। किसके दोनों ओर? विद्यालय के दोनों ओर। तो विद्यालय शब्द में दोनों ओर आया यहाँ पे, तो दोनों ओर का मतलब हो गया अभितः। ठीक है, तो अभितः अव्यय के योग में विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई। विद्यालयम अभितः वृक्षः सन्ति। तो ये अभितः अव्यय है और विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। क्यों हुई? क्योंकि अभितः अव्यय के योग में विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई। दोनों ओर पेड़ है। किसके दोनों ओर पेड़ है? विद्यालय के दोनों ओर। तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। जैसे प्रस्तुत उदाहरण में अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रतियोगी अपि सूत्र से अभितः अव्यय के योग में विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, आया समझ में? तो क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो आप लोग क्लास को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा उदाहरण आपके सामने, आश्रम के चारों ओर वन है। क्या है? आश्रम के चारों ओर वन है। किसके चारों ओर? आश्रम के चारों ओर। किसके? आश्रम के चारों ओर वन है। तो आश्रम शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। अभितः अव्यय के योग में आश्रम शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। आश्रमम अभितः वनम अस्ति। आश्रमम अभितः वनम अस्ति। इन अभितः अव्यय के योग में आश्रम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, दूसरा भी आपके सामने है परितः। परितः का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर। तो उदाहरण आपके सामने पहला है, विद्यालय के चारों ओर वन है। किसके चारों ओर वन है? विद्यालय के चारों ओर। तो विद्यालय के चारों ओर वन है, तो जिसके चारों ओर से मतलब विद्यालय, विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। जिसके चारों ओर, तो किसके चारों ओर? विद्यालय के चारों ओर। जिसके चारों ओर मतलब विद्यालय के चारों ओर। तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। परितः अव्यय के योग में विद्यालयम परितः वनम अस्ति। विद्यालयम परितः वनम अस्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। किसके चारों ओर वृक्ष है? गांव के। तो गांव शब्द में कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी? अभितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि सूत्र से ग्राम शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई परितः अव्यय के योग में। तो ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। क्या बनेगा? ग्रामम परितः वृक्षः सन्ति। गांव के चारों ओर वृक्ष है। तीसरा अव्यय है आपके सामने समया। क्या है? समया। समया का मतलब होता है निकट या पास। क्या होता है? निकट या पास। तो उदाहरण आपके सामने, लंका के निकट समुद्र है। लंका के निकट समुद्र है। किसके निकट समुद्र है? तो लंका के निकट समुद्र है। तो लंका शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी, तो लंकाम बन जाएगा। समयः अव्यय समुद्रः अस्ति। समय अव्यय के योग में लंका शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, लंकाम समया समुद्रः अस्ति। 14 उदाहरण आपके सामने है, निक्सा। क्या है? निक्सा। निक्सा का मतलब होता है निकट, पास या समीप। तो उदाहरण उसका है, गांव के समीप वन है। क्या है? गांव के समीप वन है। किसके समीप वन है? गांव के समीप। तो गांव शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। कौन से सूत्र से होगी? अपितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगी अपि सूत्र से गांव शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। तो ग्रामम बना। क्या बना? ग्रामम। निक्सा वनम अस्ति। ग्रामम निक्सा वनम अस्ति। निक्सा अव्यय के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। विद्यालय के समीप वन है। किसके समीप? विद्यालय के समीप। ठीक है, किसके समीप? विद्यालय के समीप। तो विद्यालयम निक्सा। विद्यालयम निक्सा। यहाँ पे निक्सा भी आ सकता है, समय भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, और 5वां अव्यय आपके सामने है हा। हा का मतलब होता है निंदा, दुख या पश्चाताप। कृष्ण के अभक्त पर दुख है। जो कृष्ण के भक्त नहीं उनको दुख है। तो किसको दुख है? कृष्ण के अभक्त पर। तो क्या बनेगा? हा अव्यय के योग में कृष्ण अभक्तम। यहाँ पे बनेगा रूप कृष्ण धन अभक्तम। ठीक है, इसको टुकड़े करेंगे, कृष्ण धन अभक्तम। तो जो कृष्ण के भक्त नहीं है उनको दुख है। तो कृष्ण के अभक्त में द्वितीय विभक्ति हुई हा अव्यय के योग में। तो हा कृष्णा भक्तम। हा कृष्णा भक्तम। हा अव्यय के योग में कृष्णा भक्तम में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों, प्रति। छठा अव्यय है आपके सामने प्रति। प्रति का मतलब है की ओर या तरफ।
उदाहरण है विद्यालय की ओर जाता है, किसकी ओर जाता है? विद्यालय की ओर। तो विद्यालय शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? विद्यालयम। प्रति गच्छति, प्रति अव्यय के योग में विद्यालय शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई अभितः परितः समया निक्सः प्रतियोगे अपि सूत्र से, प्रति अव्यय के योग में। ठीक है दोस्तों, वह गांव की ओर जाता है। वह किसकी ओर जाता है या किसकी तरफ जाता है? गांव की तरफ जाता है। तो जिसकी तरफ, ग्रामम, तो गांव की तरफ जा, ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी। वह का मतलब सह, सह ग्रामम प्रति, प्रति अव्यय के योग में ग्राम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। सह ग्रामम प्रति गच्छति, जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? 7वां सूत्र, अभितः परितः समया निक्सः प्रतियोगे अपि सूत्र हमने अभी पढ़ा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों आपके सामने सूत्र संख्या 8वां है, जो एक वार्तिक है। क्या है? वार्तिक। वार्तिक क्या है? उपसर्वतसोः, उपसर्वतसोः कार्यादिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितान्तेषु, द्वितीय आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्र अपि दृश्यते। अर्थात यहाँ पे भी 6 अव्यय है। उभयतः, उभयतः का मतलब है दोनों ओर। सर्वतः का मतलब है सभी ओर। दिक् का मतलब है धिक्कार या निंदा। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का मतलब है ठीक ऊपर। यहाँ पे अपन टुकड़े करेंगे, ऊपरी प्लस ऊपरी बनेगा। ठीक है, तो ठीक ऊपर। अधोअध, ठीक नीचे। अद्य अधि, मध्य में या बीचों बीच। इन 6 अवयवों के योग में जिसके दोनों ओर, सभी ओर, जिसके ठीक ऊपर अथवा ठीक नीचे, जिसके मध्य में या जिसको दिक् करने की क्रिया हो, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। क्या होता है? जिसके दोनों ओर, सभी ओर, जिसके ठीक ऊपर अथवा ठीक नीचे, जिसके मध्य में या जिसको दिक् करने की क्रिया हो, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। कहाँ पर होगा? उभयतः, सर्वतः, दिक्, ऊपरी, अधोअध, अद्यति, इन 6 अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपके सामने पहला अव्यय है उभयतः। उभयत का मतलब है दोनों ओर। क्या है? उभयतः का मतलब दोनों ओर। कृष्ण के दोनों ओर ग्वालय है। किसके दोनों ओर ग्वालय है? कृष्ण के। तो यहाँ पे कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? कृष्णम। उभयतः अव्यय, गोपाः सन्ति। उभयत अव्यय के योग में कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। प्रस्तुत उदाहरण में उभयतः अव्यय के योग में कृष्ण शब्द की द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है, कृष्णम उभयतः गोपा सन्ति, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले है। दूसरा आपके सामने है सर्वतः। क्या है? सर्वतः, सर्वतः का मतलब है सभी ओर। कृष्ण के सभी ओर ग्वाले है। कृष्ण के सभी ओर ग्वाले है। किसके सभी ओर ग्वाले है? कृष्ण के। तो कृष्ण शब्द में क्या बनेगा? कृष्णम बनेगा, द्वितीय विभक्ति होगी। कृष्णम सर्वतः गोपाः सन्ति। सर्वतः अव्यय के योग में कृष्ण शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। दिक्, दिक् का मतलब है धिक्कार या निंदा। चोरों को धिक्कार है। किसको धिक्कार है? चोरों को। तो दिक् अव्यय के योग में चोर शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। दिक् चोराना। क्या बनेगा? दिक् चोराना। ऊपरी ऊपरी, ऊपरी ऊपरी का मतलब है ठीक ऊपर। ऊपरी ऊपरी का मतलब है ठीक ऊपर। वृक्ष के ठीक ऊपर पक्षी है। किसके ठीक ऊपर पक्षी है? वृक्ष के। तो वृक्ष शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? वृक्षम। उपरि खगः अस्ति। वृक्षम उपरि खग अस्ति। वृक्ष के ठीक ऊपर पक्षी है। अधोअध, अधोअध का मतलब है ठीक नीचे। क्या है? ठीक नीचे। संसार के ठीक नीचे हरि है। किसके ठीक नीचे हरि है? संसार के। तो संसार शब्द में द्वितीय विभक्ति होगी तो क्या बनेगा? लोकम। लोकम, लोकम में द्वितीय विभक्ति है। ठीक है, लोकम अधोअधः हरि अस्ति। संसार के ठीक नीचे हरि है। अद्य अधि, अद्य अधि मध्य में या बीचों बीच। गांव के ठीक बीचों बीच या बीच में विद्यालय है। तो कहाँ है विद्यालय? गांव के ठीक बीच में। तो गांव के, किसके? गांव के। तो ग्रामम अद्य अधि विद्यालयः अस्ति। अद्य अधि अव्यय के योग में गांव शब्द में द्वितीय विभक्ति होकर ग्रामम बना। ठीक है, ग्रामम अद्य अधि विद्यालय अस्ति। दोस्तों हमने भी
8वां कौन सा वार्तिक देखा? उभ सर्वतसो कार्याधिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीय आम्रेडितान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते। यानी उभयत दोनों ओर, सर्वतः सभी ओर, धिक धिक्कार या निंदा, ऊपर ऊपर ठीक ऊपर, अध अध ठीक नीचे, अध्यधि मध्य में या बीचों बीच, इन 6 अवयव के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और 7वां सूत्र कौन सा देखा था अपन ने? अपितः परितः समया निक्सा हा प्रतियोगे अपि। यानी अपितः परितः समया निक्सा हा और प्रति, इन 6 अवयव के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो 6 और 6 12 अवयव, ठीक है, ध्यान में रखना आपको, ध्यान में रखना है आपको कि इन 12 अवयव के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। ठीक है दोस्तों, सूत्र संख्या 9 है आपके सामने। क्या है? काला धवनुरत्यंत संयोगे। क्या है? काला धवनुरत्यंत संयोगे। काला धवनोह अत्यंत संयोगे, टुकड़े करने पर क्या बनेगा? काला धवनोह अत्यंत संयोगे। काल धन अध्वन प्लस अत्यंत संयोगे। काल का मतलब है समय। क्या है? समय। अध्वन का मतलब है रास्ता या मार्ग। अत्यंत संयोग का मतलब है निरंतरता या संपूर्णता। अत्यंत संयोग का मतलब है निरंतरता या संपूर्णता। कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कब होती है? कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। कालवाचिनी शब्दे अत्ववाचिनी शब्दे च अत्यंत संयोगे गम्यमाने द्वितीया विभक्ति ही भवति। अर्थात कालवाचक एवं मार्गवाचक शब्दों में निरंतरता होने पर द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे आपके सामने उदाहरण है, राजेश लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। क्या कर रहा है राजेश? लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। यहाँ पे उसने लगातार पढ़ रहा है, एक भी दिन बिना रुके पढ़ रहा है। जिस तरह से आप लोग रोज हमारी क्लास देखते हैं उसी प्रकार राजेश भी लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। तो कब से पढ़ रहा है? महीने भर से। तो राजेश मासम अधीते। कब से पढ़ रहा है? मासम। मास क्या है? क्या है? मास कालवाचक। क्या है? कालवाचक शब्द। तो मासम अधीते, तो मास शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। राजेश मासम अधीते। प्रस्तुत उदाहरण में काला धवनोरत्यंत संयोगे सूत्र से कालवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। किससे हुई? काला धवनोह अत्यंत संयोगे सूत्र से कालवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। तो कहाँ पर हुई? मास शब्द में, महीने भर में। तो मासम अधीते, राजेश मासम अधीते। राजेश लगातार महीने भर से पढ़ रहा है। लगातार, जहाँ पर लगातार कुछ भी कार्य हो रहा है उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है दोस्तों, महीने भर पढ़ता है, महीने भर पढ़ता है। मासम अधीते, महीने पर पढ़ता है। मासम अधीते, तो मास सब महीने भर शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है, क्योंकि रेगुलर है इसमें भी। नदी कोस भर तक लगातार टेढ़ी है। नदी क्रोसम कुटिला अस्ति। कहाँ तक? कोस भर तक। कोस भर तक लगातार टेढ़ी है, लगातार टेढ़ी है कोस भर तक। कोस भर क्या है? मार्गवाचक। क्या है? मार्गवाचक शब्द। तो नदी क्रोसम, क्रोसम शब्द में द्वितीय विभक्ति हुई। क्रोसम कुटिला अस्ति। किसान एक कोस तक चलता है। कृषकः एकम क्रोशम यावत् चलति। एकम क्रोशम यावत् चलते। ठीक है, किसान एक कोस तक चलता है। कितना? एक कोस तक, एक कोस तक। तो एकम क्रोशम यावत्, एकम क्रोशम में द्वितीय विभक्ति हुई। ठीक है दोस्तों आज हमने पढ़ा द्वितीय विभक्ति के जो बचे बाकी थे सूत्र, ग्रेड सेकंड के अनुसार, सिलेबस के अनुसार हमने सूत्र देखे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कर्म कारक यहाँ ही समाप्त होता है और नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी, कौन सी मिलेगी? तृतीय विभक्ति की, करण कारक तृतीय विभक्ति की। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।